नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है और आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1, जिसमें आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे तो इसमें समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले दोस्तों हम यहाँ पे भाग 1 में जो भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम भाग 1 से। अब देखो, इससे पहले जितने भी लेक्चर अभी तक पॉलिटी के आ चुके हैं उसमें हमने संविधान का इतिहास पढ़ा, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ वो हमने समझा और संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां और संविधान के स्रोतों के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया है। और आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं पहले एक बार इनको देख लीजिए आप यहाँ पे, और फिर हम प्रत्येक अनुच्छेद को डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 1 में आता है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य का नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यानी जो अनुच्छेद 2 है, और राज्यों की सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन, यानी जो अनुच्छेद 3 है, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, यानी अनुच्छेद 2 में अगर हम नए राज्यों का प्रवेश करते हैं या अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं यहाँ पे कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे ऐसे पढ़ोगे तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको समझते हो दोस्तों डिटेल्स में तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझनी आवश्यक है, क्योंकि वहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले अनुच्छेद 1 के बारे में देखो। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। अब यहाँ पे देखो, भारत अथवा इंडिया, ये दोनों शब्द यहाँ पे क्यों आए, इस पर भी संविधान सभा में बहुत बहस हुई। किसी ने कहा कि भारत देश का नाम भारत होना चाहिए, किसी ने कहा इंडिया होना चाहिए। तो इस पर जब बहस हुई तो अंत में संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भारत और इंडिया एक ही है। तो इसलिए संविधान में लिखा गया है कि भारत अथवा इंडिया, यानी ये दोनों क्या है? एक ही हैं। भारत अथवा इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। अब इसमें जो भी राज्य हैं, जो भी यूटी है, जो भी अर्जित क्षेत्र हैं, भारत उनका क्या है? संघ यानी यूनियन है। अब देखो, संघ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक संघ को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन और हिंदी में इसे कहा जाता है संघ, और एक अन्य संघ को हम अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल। हिंदी में इसे भी संघ ही कहा जाता है। जो ये यूनियन वाला संघ है, इसका एग्जाम्पल है भारत, और ये फेडरल ये देखने को मिलता है अमेरिका में। अब दोनों में अंतर क्या है इसको स्पष्ट रूप से समझे आप यहाँ पे देखिए। यूनियन का मतलब है जो भारत है, तो भारत में जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं भारत में, वो भारत के क्या है? यूनियन है। भारत का वो संघ है, वो भारत में किसी संधि के परिणाम स्वरूप नहीं जुड़ रखे हैं, बल्कि वो एक भारत का अभिन्न अंग है और भारत का एक वो क्या है? संघ है, जो भारत को अखंड बनाए रखता है। यानी वो राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और इन सभी राज्यों का राष्ट्र ध्वज वही है जो भारत का ध्वज है। भारत का ध्वज है तिरंगा, और सभी राज्यों का, हम सभी देशवासियों का जो राष्ट्रीय ध्वज वो क्या है? तिरंगा है। अब यही अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में क्या है? फेडरल, हिंदी में इसे भी संघ कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, उनके अलग अलग राष्ट्र ध्वज हैं। और ये अमेरिका में, अमेरिका देश के साथ एक संधि के फलस्वरूप जोड़ रखे हैं। जिस दिन ये संधि टूटी, ये बिखर जाएगा, और ये जो अमेरिका के राज्य हैं वो अमेरिका से कभी भी अलग हो सकते हैं। तो ये अंतर है यूनियन और फेडरल में। तो जो भारत है वो राज्यों का यूनियन है, न कि फेडरल। तो यहाँ पे संघ के साथ साथ आपको क्या लिखना है? यूनियन भी लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब देखो, हमने
पहले पॉइंट में ये तो लिख दिया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है, लेकिन वो राज्य हैं क्या और वो राज्य कौन है? तो इसकी इसकी सूचना हमें मिलती है पहली अनुसूची में। ये जो राज्यों को रखा गया है वो पहली अनुसूची में रखा गया है, और ये मैंने आपको अनुसूची जब बताई थी, अनुसूची जब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, तो वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था। तो राज्यों को कहाँ रखा गया है? पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुच्छेद 1 ये भी कहता है। और तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 1 में भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसमें स्टेट, यूटी और अर्जी क्षेत्र है। यानी भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। स्टेट हिंदी में से राज्य कहा जाता है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित क्षेत्र। अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करता है तो उस क्षेत्र को इस अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। तो राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, स्टेट, यूटी और अर्जित क्षेत्र। तो यहां तक दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यूटी भी आपको पता है और स्टेट भी आपको पता है। अर्जित क्षेत्र जो भारत अगर किसी भूमि को क्या करता है, अर्जित करता है, तो उसे अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 1 के बारे में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। जो संसद है, संसद को ये अधिकार है कि वो विधि द्वारा संघ में, यानी जो भारत संघ है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी होगी कि संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेगा। पूर्वानुमति किसकी? राष्ट्रपति की लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत अगर नए राज्यों का प्रवेश होता है, अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। तो संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, किसी भी अन्य राज्य को भारत में उसका प्रवेश करा सकता है और उसकी स्थापना कर सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है सिक्किम। सिक्किम एक क्या था? स्वतंत्र राष्ट्र था, और सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। 1975 में सिक्किम, 1974 में सहराज्य बनाया जाता है सिक्किम को, और 1975 में ये भारत का क्या बनता है? राज्य बनता है। लेकिन पहले एक स्टोरी समझो आप। सिक्किम क्या था? स्वतंत्र राष्ट्र था। सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। अब वहां पे क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। वहां की जनता विद्रोह करती है राजा के विरुद्ध, और वहां की जनता, अधिकांश जनता की मांग थी कि हमें लोकतंत्र भारत में शामिल किया जाए। तो फिर भारत भी इस ओर अग्रसर जब होता है तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है संविधान में अनुच्छेद 2A 1974 में, और सिक्किम को भारत का क्या बनाया जाता है? सहराज्य बनाया जाता है। अभी अनुच्छेद 2A क्यों जोड़ना पड़ा और सहराज्य क्यों बनाना पड़ा? और साथ साथ 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इतने परिवर्तन किए गए संविधान में। 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया, उसमें सिक्किम को सहराज्य के रूप में रखा गया, और 10वीं अनुसूची में इस सहराज्य को मतलब सहराज्य की परिभाषा दी गई, या सहराज्य को रखा गया। जैसे अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों को रखा गया है। राज्य में आते हैं, राज्य क्षेत्र में आते हैं राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र, लेकिन सहराज्य उसमें नहीं था, तो इसलिए सहराज्य को किस में रखा? 10वीं अनुसूची में रखा। अनुच्छेद 2 देखो आप पहले एक बार। अनुच्छेद 2 है संसद द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 2A, जिसमें सिक्किम को एक सहराज्य के रूप में रखा गया। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से, चाहे नए राज्यों का प्रवेश किया जाए या राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाए, उसको संविधान संशोधन 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें तो संविधान संशोधन किया जा रहा है। तो ये जो संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, ये सहराज्य बनाने के लिए किया गया, राज्य बनाने के लिए, केंद्र शासित बनाने के लिए ये संविधान संशोधन नहीं किया जाता। तो सहराज्य जो कि संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है,
तो सहराज्य शब्द लाने के लिए यह 35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया और सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। और फिर ठीक एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975। अब इससे आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से क्या किया गया, जो अनुच्छेद 2A है इसको भी समाप्त किया गया, 10वीं अनुसूची को भी समाप्त किया गया और ये सहराज्य को भी समाप्त करके सिक्किम को क्या बनाया गया, भारत का राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से बना, 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से संघ का पूर्ण राज्य बना 22वां सिक्किम। तो सिक्किम भारतीय संघ का कितवां राज्य बना, 22वां राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन देखो मैंने फिर भी यहाँ पे राज्य को अगर बनाना है, अगर किसी राज्य का स्थापना होती है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो संविधान संशोधन हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो संविधान संशोधन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सहराज्य को समाप्त करने के लिए, अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए और 10वीं अनुसूची को समाप्त करने के लिए ये संविधान संशोधन हुआ, न कि राज्य बनाने के लिए। क्योंकि राज्य की स्थापना करना या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना वो साधारण बहुमत से पारित होता है, उसे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। जैसे किसी भी स्टेट की अगर स्थापना होती है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सिक्किम का मामला समझ गए होंगे और क्यों अनुच्छेद 2 में जब सिक्किम में यहाँ पे राज्य बनाया गया तो क्यों ये 2 संविधान संशोधन करने पड़े। क्योंकि एक तो सहराज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, 35वां संविधान संशोधन, और फिर सहराज्य समाप्त करके राज्य बनाया गया। तो सहराज्य को समाप्त करने के लिए और 10वीं अनुसूची को समाप्त करने के लिए और अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया यहाँ पे। तो ये है अनुच्छेद 2 और उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 2 आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन अनुच्छेद 2 में जब भी करना है कुछ तो वो पूर्वानुमति राष्ट्रपति के वहां पर लेना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 की ओर। अनुच्छेद 3 कहता है संसद भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और इसके लिए भी अनुच्छेद 3 के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाता है वो एक साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है उसे संसद में। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी इसमें भी आवश्यक है। अब कैसे कैसे, अब जिसमें एग्जाम्पल दे दूं आपको, मैं आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का यहाँ पे एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसको थोड़ा आप जूम करके यहाँ पे हम देख लेते हैं तब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और 2000 से पहले 9 नवंबर 2000 से पहले जो उत्तर प्रदेश की सीमा थी इसमें ये उत्तराखंड भी शामिल था। ये थी उत्तर प्रदेश की सीमा, क्योंकि इसमें उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। संसद में विधेयक लाया जाता है, विधान लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति मिलती है और फिर संसद क्या करती है कि इस अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो ये राज्य था, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम या सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी अनुच्छेद के तहत ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा थी इस सीमा में परिवर्तन किया गया और ये सीमा जो यहाँ तक थी उसको यहाँ तक रखा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा अब कौन है, यहाँ तक है। और ये जो नया क्षेत्र है, क्योंकि इस किसी भी राज्य क्षेत्र से एक नया राज्य क्षेत्र स्थापित कर सकती है और उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सीमा में तो परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पे एक नया जो राज्य बन चुका है इसका नाम क्या दिया, इसको नाम दिया उत्तराखंड। उत्तरांचल पड़ा उस समय इसका नाम और बाद में इसका नाम 2007 में उत्तराखंड किया गया। तो इस प्रकार किसी भी स्टेट, अब कल के दिन यहाँ पे जैसे गुजरात है तो गुजरात से अगर कोई दूसरा वो बनाना होगा तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से यहाँ से उसको पृथक कर दिया। कुल मिला के जो इस संघ में जितने भी राज्य हैं यूटी हैं
उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह संसद को अनुच्छेद 3 के तहत अधिकार है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें लेनी भी जरूरी है। अब इसमें एक बात और भी है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन होगा, तो राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से यानी या विधानमंडल राष्ट्रपति इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजते हैं उस राज्य के विधानमंडल में। लेकिन विधानमंडल इस पर राय जो देता है उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस राय को माने या ना माने। लेकिन ये एक राष्ट्रपति क्या करते हैं, विधानमंडल को एक अध्यादेश दे देते हैं कि हम आपके राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाले हैं, और राष्ट्रपति एक अवधि निर्धारित करते हैं। तो उस अवधि तक अगर राज्य ने कुछ निष्कर्ष दे दिया तो राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, नहीं मान सकता है, और अवधि तक नहीं दिया तो फिर वो मैटर नहीं करता, राष्ट्रपति फिर संसद को बोलेगा कि आपको अनुमति है, आप सीमा में परिवर्तन कीजिए। अब अनुच्छेद 3 के मामले में दोस्तों एक वाद भी देखने को मिलता है, बेरोबारी संघवाद। बेरोबारी संघवाद मैंने आपको प्रस्तावना वाली वीडियो में भी डिटेल्स में समझा रखा है। बेरोबारी संघवाद 1960 में। बेरोबारी संघवाद में क्या हुआ था कि जो बेरोबारी क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को देने की बात मतलब नेहरू ने एक समझौता, जो जवाहरलाल नेहरू थे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक समझौता किया और बेरोबारी को, जो कि पहले भारत के सीमा में आता था लेकिन वो लिखित रूप से ये नहीं था कि वो भारत का हिस्सा है, तो इसलिए पाकिस्तान ने मांग उठाई कि हमारा हिस्सा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से एक समझौता किया और बेरोबारी को उन्हें देने का सौंपने का विचार किया। अब इसमें राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 143 के तहत और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं कि क्या अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम किसी जो भारतीय संघ में जो क्षेत्र है उसको किसी विदेशी राष्ट्र को दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम किसी भी भारतीय यूनियन में जो शामिल क्षेत्र है उसको किसी भी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं। जो अनुच्छेद 3 है वो केवल क्या करता है कि राज्य में जो मतलब इस यूनियन में जो राज्य है उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसमें क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस क्षेत्र को किसी अन्य राष्ट्र को सौंपो। अनुच्छेद 3 ये बिल्कुल भी नहीं कहता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया था कि आर्टिकल 253, 243 के 1 और 7वीं अनुसूची की 14वीं धारा के अकॉर्डिंग संसद को अधिकार है या सरकार को अधिकार है कि वो विदेशी देश के साथ क्या करती है, समझौता या संधि कर सकती है, और फिर उसी के अनुसार बेरोबारी जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान को दिया गया था। और फिर ये 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 9वें संशोधन 1960 के माध्यम से बेरोबारी का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दिया गया। और एक फिर 100वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2015 में हुआ था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को भी सौंपा गया था, लेकिन वो अनुच्छेद 3 में नहीं आया। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, क्योंकि अनुच्छेद 3 सिर्फ क्या कहता है, देखो ये भी सीमा में परिवर्तन हुआ लेकिन वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं हुआ, वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं हुआ। इसमें संविधान संशोधन इसीलिए करना पड़ा। देखो 9वां संविधान जो संशोधन हुआ ये भी तो बेरोबारी क्षेत्र जब पाकिस्तान को दिया गया तो भारतीय सीमा में कहीं ना कहीं तो परिवर्तन किया गया। या 100वें संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से बांग्लादेश को जो कुछ क्षेत्र दिए गए भारत के, कहीं ना कहीं वो कोई सीमा में परिवर्तन किया गया तभी तो दिया गया। लेकिन ये संविधान संशोधन कैसे है, क्योंकि ये अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आता। अनुच्छेद 3 केवल ये कहता है कि राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसको किसी देश के साथ नहीं, उसको किसी देश को नहीं दिया जाता। ये अनुच्छेद 3 नहीं कहता है। किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देने की बात अनुच्छेद 3 में नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद 3 के माध्यम से, अगर अनुच्छेद 3 में ये होता तब ये संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिना संविधान संशोधन के भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जा सकता था। तो इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है अगर किसी क्षेत्र को किसी समझौते के तहत दूसरे देश को सौंपना होगा, और वो 368 के तहत संशोधन
करना पड़ता है आर्टिकल 368 के तहत। तो यहां तक दोस्तों आप समझ गए। और अभी देखो मैंने आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एग्जाम्पल बताया। तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत अगर हम किसी राज्य की सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं या अनुच्छेद 2 के तहत हम नए राज्यों की स्थापना करते हैं तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होते हैं उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और उसको संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो ये लिखा है आर्टिकल 4 में। ये है आर्टिकल 4, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है। वह राज्यों की सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, ये कहते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम जो भी परिवर्तन करते हैं, चाहे हम नए राज्यों की स्थापना करते हैं, नए राज्यों का गठन करते हैं अनुच्छेद 2 के तहत, चाहे हम राज्यों की सीमा या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करते हैं, एक राज्य के कुछ सीमा को काटकर दूसरे राज्य का गठन करते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये संविधान संशोधन होता क्या है, इसको एक बार समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है 3 प्रकार की होती है। एक होता है साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अब यहाँ पे जो पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित लोगों का 50 + 1, 50% + 1 मत। इसका मतलब यह है कि अगर संसद में कितने लोग हैं, 200 सदस्य हैं जो उपस्थित हैं, ठीक है, संसद में, तो इसमें अगर 101 सदस्य क्या देते हैं, मत देते हैं पक्ष में, ठीक है, किसी भी जो भी पारित किया जाएगा, बिल अगर पारित किया जाता है तो 200 में से अगर 101 मत आते हैं बिल के पक्ष में तो वो बिल पारित हुआ माना जाएगा, ठीक है। और इसे रखा गया है अनुच्छेद 368 से बाहर। जो साधारण बहुमत है वो अनुच्छेद, क्योंकि देखो संविधान संशोधन की बात कही गई है आर्टिकल 368 में, 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। लेकिन जो साधारण बहुमत से अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना करनी है या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो विधेयक लाया जाता है, साधारण बहुमत से उसे पारित किया जाता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और फिर उसे पारित किया जाता है साधारण बहुमत से, 50 + 1 मत से, यानी 200 में से 101 मत, 50% + 1 मत होना आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि साधारण बहुमत आप समझ गए होंगे। फिर आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, सदन में कुल सदस्यों का जो कुल सदन में उपस्थित हैं तो उनका चाहिए 2/3 बहुमत। सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। उपस्थित अगर जितने भी है उनका 2/3 बहुमत, तब इसे पारित समझा जाएगा विशेष बहुमत से। बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको केवल विशेष बहुमत से ही पारित हुआ समझा माना जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, जब हम संविधान के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि विशेष बहुमत से किनको पारित किया जाता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से किन्हें पारित किया जाता है और साधारण बहुमत से किन्हें पारित किया जाता है। साधारण बहुमत का तो खैर मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको बता दिए हैं। या दूसरा वो भी है, मतलब एक मेथड तो ये है विशेष बहुमत का, सदन में जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 यानी 2/3 बहुमत, और या तो सदन में कुल सदस्यों का
जो सदन में सदस्यों की कुल संख्या है, जितने भी सांसद हैं, तो उनका 50+1%, यानी या तो सदन में पूरे सदस्य उपस्थित हों और तब जाके उनका 50+1%। लेकिन उपस्थित साधारणतः होते नहीं है, सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हो जाएं सदन में, ये कभी संभव वैसे होता नहीं है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि सभी सदस्य उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए विशेष बहुमत को अधिकांशतः 2/3 बहुमत से ही पारित कराया जाता है। इसमें आते हैं जैसे मूल अधिकारों में अगर क्या करना हो, संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो, तो तब जाके इसको साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जाएगा, इसके लिए विशेष बहुमत से इन्हें पारित किया जाएगा। अगर मूल अधिकार में कोई परिवर्तन करना होगा तो संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से उसे पारित कराना होगा। और फिर आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। इसमें विशेष बहुमत का मेथड तो यही वाला है, 2/3 बहुमत, और इसमें आधे राज्यों की अनुमति, जितने भी राज्य हैं उन आधे राज्यों के विधानमंडल से, आधे राज्यों की अनुमति यानी इनके विधानमंडल से विधेयक को पारित कराया जाना है, आधे राज्यों के विधानमंडल से। अब जो ये आधे राज्यों के विधानमंडल से जब पारित करना है तो इसमें साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। तो राज्यों की स्थिति में यहाँ पे चाहिए साधारण बहुमत, यानी राज्यों से तो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन संसद में ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब ये दोनों जो ये प्रोसेस है ये पूरी हो जाए तब जाके उसे पारित हुआ माना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, अगर इसमें ही क्या करना है, परिवर्तन करना है, माना हमें कल के दिन राष्ट्रपति के, भारत देश राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करता है, तो अगर तो ऐसे में तो संसद पता नहीं अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में क्या कर दे, संशोधन कर देती, लेकिन उसके लिए आधे राज्यों की अनुमति भी होना आवश्यक है। और इसलिए अधिकांश सरकार चाहती है कि हमारी जो सरकारें हैं वो केंद्र में ही बने और अधिक से अधिक राज्यों में भी उनकी सरकार बने। या न्यायपालिका में अगर परिवर्तन करना है, केंद्र व राज्यों में जो शक्ति का बंटवारा है, अब यहाँ पे देखो केंद्र और राज्य का मुद्दा आ गया, और जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र में होता है और हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों में होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसमें राज्य भी शामिल होते हैं, तो जहां पर राज्य और केंद्र दोनों कहीं ना कहीं एक दोनों क्या हो रहा है, शामिल हो रहे हैं, तो वहां पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। तो ये रहा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक दोस्तों हमने भाग 1 में जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, उनके बारे में डिटेल चर्चा की, और संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है उस पर भी चर्चा की। अब हम यहाँ पे राज्यों के पुनर्गठन वाला एक टॉपिक छूट जाता है, तो उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले एक प्रश्न आता है राज्यों के एकीकरण से लेकर, ठीक है। तो राज्य एकीकरण में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन। राज्यों के एकीकरण में किन लोगों की भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन, इन 3 लोगों की भूमिका थी। और इसमें सबसे जो मुश्किलात आई थी वो आई थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। हैदराबाद को विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, यानी पुलिस कार्यवाही यहाँ पे कराई गई थी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल जी ने। ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्यवाही 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 1948 को यह कार्यवाही की गई थी, और इसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद का विलय हुआ भारत में, क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम है वो स्वतंत्र रहना चाहता था। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 13 से लेकर 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को भारत में उसका विलय किया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल जी ने। फिर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को जो विलय हुआ वो जनमत संग्रह से हुआ, जूनागढ़ का विलय हुआ जनमत संग्रह से। और फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू और कश्मीर का जो विलय हुआ वो विलय पत्र में साइन करने से हुआ। विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किए? हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। कब किए हस्ताक्षर? 26 अक्टूबर 1947 को। तो जो तीन ये प्रांत थे, इनमें सबसे मुश्किलात उस समय आई थी भारत में विलय करने के लिए। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों स्वतंत्र रहना चाहते थे। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 13 से लेकर 18 सितंबर 1948 को ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। सैनिक कार्रवाई की गई थी हैदराबाद पर, और तब जाके हैदराबाद का विलय हुआ भारत में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, जो कि भारत के पक्ष में आया, और फिर जूनागढ़ भी भारत में विलय हुआ। और जम्मू कश्मीर, जहां का शासक था हरि सिंह, और हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में रहने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से राज्यों का एकीकरण, वो आप सभी जानते हैं कि राज्यों का एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सरदार पटेल की थी, लेकिन दो अन्य व्यक्तियों की भी थी, वीपी मेनन और माउंटबेटन। अब यहाँ पे राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम जो आयोग गठित किया गया था वो किया गया था एस.के. धर आयोग। राज्य पुनर्गठन संबंधी प्रथम आयोग था एस.के. धर आयोग। इसका गठन 1948 में हुआ, और इसको काम दिया गया था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? वो था एस.के. धर आयोग। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो यानी भाषाई आधार के लिए इसने मना कर दिया, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। ये किसने कहा? एस.के. धर आयोग, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग था। नंबर 2, जो दूसरा आयोग बना वो बना जे.वी.पी. समिति। देखो इसको आपको कैसे याद रखना, इसमें कौन कौन थे। इसका गठन दिसंबर 1948 को कांग्रेस ने किया था। जैसे थे जवाहरलाल नेहरू, वी से थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से थे पट्टाभी सीतारमैया। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जे.वी.पी. समिति। तो ये तीन व्यक्ति इसमें शामिल थे, और इन्होंने ये रिपोर्ट 1949 में जब सौंपी तो इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी ये क्या बताया? अव्यवहारिक बताया। तो इन दोनों आयोगों ने क्या कर दिया कि भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। जो दोनों आयोग यहाँ पे गठित किए गए थे भाषा के लिए, कि क्या उनको देखना ये था, उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है तो क्या भारत की एकता और अखंडता पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों आयोगों ने मना कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति हैं दोस्तों, पेट्टू श्री रामुलु, ये थे दक्षिण के। पेट्टू श्री रामुलु कांग्रेसी थे ये, और इन्होंने भूख हड़ताल की 56 दिनों तक, और इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल करने के दौरान 1952 में। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? जनता आक्रोशित हो जाते हैं। इन्होंने जो ये आमरण अनशन किया, जो भूख हड़ताल इन्होंने किया था, वो क्या था? ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर मद्रास से अलग किया जाए। पहले आंध्र प्रदेश भी मद्रास में आता था, तो मद्रास से इन्हें क्या करना था? अलग करना था आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर। तो ये अनशन करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में, और जनता वहां पे भड़क जाती है। तो फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश गठित हुआ, मद्रास से अलग होकर। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था देश का? तो वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, और ये मद्रास से अलग हुआ और इसकी राजधानी कर्नूल बनाई गई। लेकिन अभी देखो, ये जो गठन हो गया है, दो आयोग ने तो मना किया भाषा के आधार पर,
लेकिन फिर भी जब यहाँ पे पेटू श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, जनता आक्रोशित हो जाती है, तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है और उन्होंने आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया, गठित कर दिया, भाषा के आधार पर इसको अलग कर दिया है मद्रास से। अब होना क्या था, होना वही था कि अलग अलग हिस्सों से भी ये मांग उठने लग गई, अलग अलग क्षेत्रों से भी ये मांग उठने लग गई कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग स्टेट दिया जाए, अलग राज्य दिया जाए। और फिर सरकार को एक अन्य आयोग का गठन करना पड़ता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन होता है दिसंबर 1953 में। तो प्रश्न बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इस फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, उसका गठन कब किया गया, 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन भी कब किया गया, 1953 में। और इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे इसमें, फजल अली जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, के.एम. पाणिकर, और तीसरे थे H.N. कुंजरू। तो ये 2 सदस्य थे और ये थे अध्यक्ष। फिर 1955 में इस आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है, 1955 में, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माना कोई ये अभी एक ही राज्य है, ठीक है, और इसमें 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक बोलते हैं यहाँ पे अंग्रेजी और एक बोलते हैं यहाँ पे हिंदी। अभी तो ये मिक्स रह रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि हमें 2 राज्य चाहिए, तो यहाँ पे ये हो गया हिंदी राज्य, हो गया अंग्रेजी राज्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हिंदी राज्य बन गया है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी ही बोली जाए या हिंदी ही लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाए। यहाँ पे अंग्रेजी लोग भी रह सकते हैं, किसी अन्य भाषाओं के लोग भी रह सकते हैं, और वो अन्य भाषा यहाँ पे बोल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी राज्य के लोग अधिक हैं, तो इसलिए इसको एक हिंदी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। इसको हिंदी राज्य के लोगों के कहने पर इसको अलग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी अधिकता है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर आप कर सकते हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा, यानी एक राज्य में केवल एक भाषा नहीं चलेगी, बल्कि वहां पर कोई भी भाषा चल सकती है। तो फिर इसके परिणाम स्वरूप फिर बहुत सारे राज्यों का यहाँ पे गठन होता है। जितने भी मैक्सिमम जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर ही गठित हुए हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप फिर जो ये रिपोर्ट सौंपी जाती है, अभी देखो अभी ये तो आयोग बना, ठीक है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और फिर 1 नवंबर ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1956 को 7वां संशोधन किया गया संविधान में। 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन, और इसे कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, 1953 में स्थापित हुआ, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, और फिर इसके माध्यम से अब क्या कर सकते थे, राज्यों को भाषा के आधार पर पृथक कर सकते, अलग कर सकते। तो अभी जब ये 7वां संविधान संशोधन 1956 आया है, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, तो इस समय जो राज्य थे वो थे 14 और 6 यूटी थे, ठीक है। उस समय 14 राज्य और 6 यूटी थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, और फिर राज्यों का पुनर्गठन यहाँ पे किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी चर्चा की, राज्य पुनर्गठन किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया उसके बारे में चर्चा की, और काफी डिटेल से हमने भाग 1 के बारे में चर्चा कर दी है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।